Hello everyone, welcome back to my channel and this is Santosh sir. Thank you very much for your subscriptions, likings and your valuable comments. And friends, जैसे कि आप लोग जानते हैं MCO 03 इस मंथ 16 मार्च से शुरू है एंड अगेन MCO 03 पे एक और वीडियो आपके लिए एंड दिस इज़ टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 का पेपर है and let's try to find out what are the important questions that you may likely to get in this year's examination. Okay, fine. First questions देखते हैं. Explain the rationale behind selecting various types of research approaches in business management. Now friends, मैं आपको बता दूं कि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जहाँ पे जिनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है बिकॉज इग्नू में डायरेक्टली क्वेश्चंस तो आपको मिलेगा नहीं दे यूज़ फ्यू प्रोफेशनल वर्ड्स जिसको समझना है, जैसे यहाँ पे रेशनल, तो अगर मीनिंग आपको मालूम नहीं होगा तो यू कैन नॉट राइट द आंसर, तो लाइक दैट. तो रेशनल का मतलब होता है रीजंस और प्रिंसिपल्स. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिसर्च क्या होता है एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिसर्च एंड व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड सिलेक्टिंग द रिसर्च मेथड. Now, research is a process of systematic study of a problem to find its solution. It involves collection, analysis and interpretation of data. बहुत सिंपल है, पहले भी मैं आपको शेयर कर चुका हूँ ये नोट्स. देन मेथड्स, बेसिकली तीन टाइप के मेथड होते हैं रिसर्च में: क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड. क्वालिटेटिव मेथड जनरली फोकसेस ऑन क्वालिटी लाइक वर्ड्स, कॉन्सेप्ट, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, एंड क्वांटिटेटिव फोकसेस मेनली ऑन क्वांटिटी like numbers, variables, like that. And mixed method is a combination of both these, quantitative and qualitative method. तो इसको आप थोड़ा सा और एक्सपैंड करके आंसर लिख सकते हैं. एंड देन रेशनल के वाई, लाइक विच मेथड शुड बी यूज्ड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. तो बेसिकली ये तीन क्वेश्चन को आंसर लिखना है या कंपनी को ये तीन चीज़ों पे ध्यान देना है बिफोर सिलेक्टिंग ए मेथड. नेचर ऑफ रिसर्च, whether it is qualitative or quantitative or mixed. Then norms of research area कितना बड़ा है, right? And practicality of the approach, कितना प्रैक्टिकल है अप्रोच, वो मेथड कितना प्रैक्टिकल है, उसको कंपनी कितना बढ़िया यूज़ कर सकती है अपने ऑपरेशंस के लिए, राइट. नाउ जो लेट्स मूव ऑन टू मेथड्स, कि बेसिकली कंपनी कौन से मेथड यूज़ करती है. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम्स में आता है. एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च, नाउ इसमें जैसे क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड मैंने दो क्लास में डिवाइड किए हैं. आप ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो, राइट, कोई दिक्कत नहीं है. क्वालिटेटिव मेथड के अंदर इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, केस स्टडी, लिटरेचर, ये क्वालिटेटिव मेथड हो गए. एंड क्वांटिटेटिव में सर्वे, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन एंड एग्जिस्टिंग डाटा. तो इनके बारे में दो दो तीन तीन लाइन लिख के आप आंसर्स लिख सकते हैं. ओके, 2020 में फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन थे, ठीक है, आपको कोई एक करना था. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दिस: ए वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व्ड, जस्टिफाई. नाउ ये क्वेश्चन रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर है, ठीक है. अगर रिसर्च प्रॉब्लम को अगर अच्छे से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो इसका मतलब द हाफ ऑफ द रिसर्च इज फिनिश्ड, डन. तो इसको जस्टिफाई करना है. जस्टिफाई कैसे करेंगे? नाउ यू हैव टू एक्सपैंड दिस पॉइंट्स. व्हाट आर द पॉइंट्स? पर्पस ऑफ रिसर्च, ये अच्छे से इसका डिफाइन होना चाहिए कि रिसर्च क्यों कर रहे हैं, वाई वी डू रिसर्च. इट शुड बी रेलिवेंट टू द कंपनी, यूजफुल टू द कंपनी, एंड it should be interesting to the researcher. The researcher must take the initiative to do the research. It should not be a boring type of research. Then researcher abilities to solve the problem. He must be an expert. He must have knowledge, right? So that is one important point. Then availability of data. Okay? Like what are the sources from where the data are available to the firm. Then accessibility to data, whether the company can get those datas, information or not. So that is accessibility. Then availability of the resources. What are the resources available to collect the data? And it should be complete within a stipulated period of time. ठीक है.
बिकॉज हर रिसर्च एक टाइम बाउंड होता है, ओके, एंड इट हैज़ टू बी completed within that period of time. Then what are the benefits of research to the company, and what are the expenses that are involved in doing the research? Okay, fine. Let's move on to the next question, and the next question is this. Question number 2: explain the concept of measurement error, and what are the various tools and techniques for attitude measurement in consumer research related to FMCG product, fast moving consumer product. तो ये क्वेश्चन मेजरमेंट एरर पे है, एंड टेक्निक्स आपको लिखना है कि कंज्यूमर का रिसर्च उसका बिहेवियर समझने के लिए व्हाट टेक्निक्स व्हाट टूल्स वी विल यूज. ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन है. सबसे पहले समझते हैं मेजरमेंट एरर क्या होता है, राइट? क्योंकि MCO 03 थोड़ा सा टफ होता है बच्चों के लिए, बिकॉज इसमें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं जो बच्चे समझ नहीं पाते उसका मतलब. तो यहाँ पे जैसे मेजरमेंट एरर एंड रिसर्च और रिसर्च अप्रोच, उनमें क्या फ़र्क है. सो देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स. तो समझते हैं मेजरमेंट एरर क्या होता है. मेजरमेंट एरर रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू. ठीक है, मेजरमेंट एरर का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू. सो यहाँ से चीज़ आपको समझ में आ गई होगी. इट इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर. नाउ रैंडम एरर्स are always present in the measurement, whereas systematic errors arise in the process or systems. ठीक है, तो रैंडम एरर को जनरली हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते. इट हैज़ टू बी देयर, हो ही जाती है गलती. जब हम लोग मान लो कि स्केल से कोई चीज़ को मेजरमेंट करते हैं तो देयर आर एवरी चांसेस ऑफ गेटिंग ए रैंडम एरर, है ना. सो दैट इज़ ऑब्वियस. और सिस्टमेटिक एरर जो होता है वो प्रोसेस का एरर होता है, राइट? And let's see the different scales that we use to measure the errors. Now as you can see here, ये फ्लो चार्ट है, एंड यहाँ पे 4 स्केल्स मैंने लिखा है: नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल. ना इसके बारे में समझते हैं कि ये नॉमिनल स्केल क्या होती है. इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड वाइडली यूज्ड व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज टू बी स्टडीड. ठीक है, क्लियर है? For example, what is your gender, right? What is the population of the village, male, female and children? तो like that. यहाँ पे जैसे 2 ऑप्शन, ये एग्जाम्पल है. आपको एग्जाम्पल भी देना है. क्वेश्चन जितना एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करेंगे उतना अच्छा है. देन ऑर्डिनल स्केल. दिस स्केल गिव्स रैंक along with categories. एक्चुअली नॉमिनल स्केल को कई थोड़ा सा और एक्सटेंशन है ये ऑर्डिनल स्केल. अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, मैंने मोबाइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल और वो कंज्यूमर्स का प्रेफरेंस यानी रैंक, वो हमें यहाँ पे लिखना है. जैसे सैमसंग, आईफोन, एमआई, मैंने 3 मोबाइल फ़ोन लिए हैं. एंड कंज्यूमर्स प्रेफरेंस, जैसे सैमसंग का 2 कंज्यूमर प्रेफर करते हैं, आईफोन को 3 और एमआई को 1. ठीक है, तो ये रैंक हो गई. सो दिस इज डन इन ऑर्डिनल स्केल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंटरवल स्केल. सो दिस इज इंटरवल स्केल. When each rank is again given an attribute, it becomes an interval scale. Attributes can be denoted by numbers or semantic format. Now ये चीज़ हो सकता है आपको वर्ड से समझ में नहीं आए, लेकिन एग्जाम्पल से ज़रूर से समझ में आ जाएगी. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फ़ोन लिया है, सैमसंग मोबाइल स्केल. ठीक है, और इंटरवल स्केल में न्यूमेरिकल फॉर्मेट और सिमेंटिक फॉर्मेट, इस तरीके से 2 टाइप की हम लोग इसको मतलब रैंक दे सकते हैं. जैसे डिस्प्ले, बैटरी, कलर, स्टोरेज, चार्जिंग एंड प्राइस. और ये हैं डिफरेंट इसके रैंक्स. ठीक है, एट्रीब्यूट्स. तो जैसे कस्टमर को पूछा जाए कि भाई इसका डिस्प्ले कैसा है, सो ही कैन गिव 1, 2 और 3 स्टार. वैसे ही बैटरी कैसी है इसकी, तो 3 में से कोई भी स्टार. ये कॉमन प्रैक्टिस है. जैसे फ्लिपकार्ट में हमें फीडबैक देना होता है, तो वहाँ पे भी 3 ऑप्शन होते हैं. तो लाइक दैट. और इसको हम लोग इंटरवल स्केल को सिमेंटिक फॉर्मेट में भी बना सकते हैं. जैसे वेरी गुड, गुड, पुअर. तो ये बेसिकली ई कार्ट में यूज़ होता है. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी. ऑलवेज गिव एग्जाम्पल्स. ओके, फाइन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, एक और स्केल है, रेशियो स्केल, एंड इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ बोथ
इंटरवल स्केल टुगेदर विथ ए फिक्स 0 पॉइंट. ठीक है, अगेन वर्ड से आपको नहीं समझ में आएगी, एग्जाम्पल से जरूर समझ में आ जाएगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल वेट, लेंथ एंड टाइम, तो ये हो गए इसके एब्सोल्यूट जीरोस. मतलब इंटरवल स्केल का ही अगेन इट इज एन एक्सटेंशन. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ कस्टमर्स हु बॉट सैमसंग फोन्स इन द लास्ट 3 मंथ्स, तो यहाँ पे जो 3 मंथ्स हैं तो ये आ गया रेशियो स्केल. मतलब सैमसंग फ़ोन के बाद में ये आपने एक अलग से इसका एब्सोल्यूट जीरो यानी रैंक आपने बना लिया. ठीक है, सो दिस इज यूज्ड इन द स्केल. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 क्वेश्चन थे, तो मैंने दोनों ही क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश की है. लेट्स सी व्हाट इज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ मेजरमेंट. एक्सप्लेन द प्रोसीड्योर फॉर टेस्टिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द रिसर्च. अगेन 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. सबसे पहले आपको बतानी है इसकी मीनिंग, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ मेजरमेंट. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर कॉन्सेप्ट्स यूज्ड टू इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ रिसर्च. रिलायबिलिटी टेल्स अस अबाउट द कंसिस्टेंसी व्हाइल द वैलिडिटी इज अबाउट एक्यूरेसी. तो ये चीज़ आपको ज़रूर से यहाँ से समझ में आ गई होगी. वेरी सिंपल. एंड ए मेजरमेंट इज कंसिडर्ड एज अ रिलायबल when some results are obtained consistently under the same conditions, right? तो consistently अगर result मिलता है तो वो reliable हो गया measurement. And a measurement has high validity when the results obtained are applicable to real world, practical world. तो that is, that means the measurement is valid, right? तो like that आप इसको और थोड़ा सा extend कर सकते हो by giving examples. आपको यहाँ पे प्रोसीड्योर भी बताना है, प्रोसीड्योर ऑफ टेस्टिंग रिलायबिलिटी. नाउ प्रोसीड्योर फॉर टेस्टिंग वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, दोनों के ही 3 मेथड मैंने यहाँ पे लिखे हैं. द फर्स्ट कंटेंट वैलिडिटी, कि आपका जो मेजरमेंट, जो आप मेजरमेंट कर रहे हो जिस चीज़ को, उसकी कंटेंट कैसी है. देन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड क्राइटेरिया रिलेटेड टू वैलिडिटी. तो these are the 3 procedures for testing the validity of a variable. Again, the procedure for testing reliability, that is internal consistency, test retest method and inter-rater. Now among this I think this test rated method is the most important one. ठीक है, इसको आप थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज शॉर्ट नोट्स. पहला नोट देख लेते हैं, स्टेजेस ऑफ बिजनेस रिसर्च प्रोसेस. राइट, बिजनेस प्रोसेस का, बिजनेस रिसर्च प्रोसेस का क्या क्या स्टेजेस होते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. लाइक सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेज. सेकेंड, लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर पढ़ेंगे प्रॉब्लम के बारे में कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, हाउ दैट अकर्स. राइट, देन मेकिंग हाइपोथेसिस, उसकी हाइपोथेसिस बनानी है. प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पलिंग, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, देन टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, इंटरप्रिटेशन एंड फाइनल रिपोर्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और यहाँ पे फॉर ईच स्टेज और स्टेप्स, प्रोसेस, ये प्रोसेस भी हो सकता है, स्टेजेस, स्टेप्स, कुछ भी आ जाए एग्जाम्स में, तो ये पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब करने ही करने हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नोट एंड दिस इज द नेक्स्ट नोट, इंटरव्यू मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन. ये मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन दिस वीडियो. ओके, नेक्स्ट, रिक्विजाइट्स ऑफ ए गुड स्टैटिस्टिकल टेबल. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ एक स्टैटिस्टिक्स में तो हम लोग सभी लोग किए हुए हैं, मीन मीडियन मोड जानते ही हैं. ठीक है, जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए हैं. तो वहाँ पे हम लोग टेबल कैसे बनाते थे. जैसे सबसे पहले टेबल नंबर देना है, टाइटल ऑफ द टेबल, कैप्शन, कैप्शन का मतलब होता है हेडिंग्स ऑफ द कॉलम. देन बॉडी, उसमें क्या क्या वैल्यूज़ आप यूज़ करते हैं. देन हेड नोट, फुट नोट एंड सोर्स नोट. सोर्स नोट सबसे नीचे होता है. तो लाइक दैट इनको आप डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, 2-2, 3-3 लाइन इसके बारे में लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने प्रीवियस MCO 03 के वीडियो में भी डाला था, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स. नाउ इसके यहाँ पे मैंने 5 इंपॉर्टेंट यूजेस लिखे हैं. दे प्रोवाइड डाटा फॉर कंपैरिजंस ऑफ वेरिएबल्स, दे हेल्प टू मेजर द रिलेटिव चेंज,
दे आर इकोनॉमिकल बैरोमीटर्स। ठीक है, कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैरोमीटर है, या कंपनी का जो ग्रोथ एक्सपेंशन डेवलपमेंट जो है, दैट इज इंडेक्स नंबर से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दे कंपेयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ए कंट्री, दे हेल्प टू फ्रेम पॉलिसीज। तो लाइक दिस इनको आप थोड़ा सा और एक्सपैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5+5। ये क्वेश्चन हर साल आता है एग्जाम्स में। चाई स्क्वायर टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसको आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एंड ये एक्चुअली इतना इजी भी नहीं है। इसको समझने के लिए भी आपको थोड़ा सा इंटरनेट या बुक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। द क्वेश्चन इज, what is chi-square test? Explain the significance in statistical analysis of any research problem, right? Now let's see. A chi-square test is a measure of the difference between the observed and expected frequencies in one or more categories of variables, right? Observed and expected, जो आपने ऑब्जर्व किया और आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, उसका डिफरेंस को मेजरमेंट करता है ये एक तरीके का टेस्ट है। इट इज़ अ टाइप ऑफ टेस्ट जो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को मेजर करता है कि दोनों के डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, कितना डेविएशन है, राइट। एंड इट वाज डेवलप्ड बाय पियर्सन। इन सिंपल वर्ड्स इट टेल्स अस वेदर द टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। जो दो वेरिएबल को आप कंपेयर कर रहे हो, वेदर दे आर इंडिपेंडेंट और दे आर dependent on each other. So like that, and it is used to assess 3 types of comparisons such as goodness of fit, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था इसके बारे में, homogeneity of the frequencies, right, then independence। तो ये 3 चीज़ों को ये इसका सिग्निफिकेंस यहाँ से समझ में आता है। क्वेश्चन में है ना, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, तो it tells us about the goodness of food, homogeneity and independence of the variables. Now this is the formula we use in chi-square test. X square is equal to sigma whole multiplied by f0 minus fe whole square by fe. यहाँ पे f0 हो गया frequency of the observed data and fe is the frequency of the expected data, right? Something like standard deviation, variance, ये जो measurement करते हैं हम लोग statistics में, तो इसी से ही रिलेटेड है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द सेम। नाउ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को हम लोग एनोवा, शॉर्ट में एनोवा बोलते हैं। सो एनोवा इज ए कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज्ड टू एनालाइज द डिफरेंसेस अमंग द मीन्स, arithmetic mean. In simple words, ANOVA provides a statistical test of whether the two or more population arithmetic mean are equal or not, right? And ये some key sentences हैं, जैसे it is an extension of T test and Z test. It test or compare two or more variables or groups. If no difference exists between the variables, it is called null hypothesis. Null hypothesis के ऊपर भी एग्जाम्स में क्वेश्चन देता ही देता है। एंड यहाँ इसका एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, टू टेस्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम मल्टीपल कॉलेजेस टू सी इफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम वन ऑफ द कॉलेजेस कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म स्टूडेंट्स ऑफ अदर कॉलेजेस। तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल, ऐसे ही और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए डिटेल नोट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ स्केलिंग टेक्निक। नाउ ये स्केलिंग टेक्निक जो मैंने अभी आपको रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स, ठीक है, 4 टाइप्स की स्केल्स बताई थी, तो इसका आंसर यही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एंड मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस विद एग्जाम्पल्स। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले समझते हैं डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस क्या होता है। इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू क्लासीफाई ऑब्जर्वेशंस इनटू नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स बेस्ड ऑन स्कोर्स। नाउ यहाँ से समझ में नहीं आएगी, एग्जाम्पल से ज़रूर समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए डॉक्टर कुड परफॉर्म ए डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस टू आइडेंटिफाई पेशेंट्स एट हाई रिस्क और लो रिस्क फॉर अ स्ट्रोक, ठीक है। सो दिस इज, मतलब
सारे पेशेंट्स को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, सेपरेट कर सकता है कि विच पेशेंट्स आर मोर रिस्की पेशेंट और कौन से पेशेंट थोड़े से लो रिस्क में है. सो ये डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि सेपरेट करना, अलग अलग करना. सो लाइक दैट. Now, two-group discriminant analysis involves classifying observations into one or two groups based on two or more quantitative variables, whereas multiple discriminant analysis aims to define discriminant functions that maximizes differences between groups and minimizes difference within the groups. So, like that. Okay, let's move on to the next question. This is the next question. What is cluster analysis? Again, important question. ये भी हर साल एग्जाम्स में आता है. And explain the difference between hierarchical clustering and non-hierarchical clustering. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. सबसे पहले समझते हैं क्लस्टर एनालिसिस क्या होता है. Okay. Cluster analysis is a statistical tool used to group similar objects into respective categories. Very simple. For example, to identify consumers who are similar to each other. ठीक है. तो लाइक दैट क्लस्टर में एक ग्रुप बनाने होते हैं, सिमिलर ग्रुप, सिमिलर लोगों का ग्रुप बनाना होता है. एंड दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, हियरर्चिकल एंड नॉन हियरर्चिकल एनालिसिस का. नाउ हियरर्चिकल, हियर क्लस्टर्स आर क्रिएटेड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर, वेयर एज नॉन हियरर्चिकल में नहीं होता. देयर इज नो डेफिनाइट ऑर्डर. इट इज़ लेस रिलायबल हियरर्चिकल, बट नॉन हियरर्चिकल इट इज़ मोर रिलायबल, मोर कंसिस्टेंट. Then hierarchical, it is easy to read and understand, whereas non-hierarchical is not so easy to understand. It's complex one. Fine. Let's move on to the next question, number 7. What are measures of central tendency? Explain them briefly by bringing out their advantages and disadvantages. ये क्वेश्चन अगेन प्रीवियस ईयर भी आया था जून 2021 में, और 2020 में भी गया था ये क्वेश्चन. बहुत इंपॉर्टेंट है. सेंट्रल टेंडेंसी, इंडेक्स नंबर, इसके ऊपर क्वेश्चंस ऑलवेज स्ट्राइक करते हैं. 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी. इट इज़ अ टिपिकल और सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सिंपल डेफिनेशन. एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज एवरेजेस, जैसे मीन, मीडियन, मोड. दीज आर द 3 सेंट्रल टेंडेंसी मेजर दैट वी यूज. नाउ देख लेते हैं मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. मीन एडवांटेजेस, इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस. अगर चेंज होते हैं वेरिएबल्स में, फ्रीक्वेंसीज में, तो इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता. एंड इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द वैल्यूज़. हम लोग जब मीन निकालते हैं तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं सभी को लेते हैं, फिर वी विल डिवाइड दैट विद द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? इट इज़ अफेक्टेड बाई वेरी हाई और वेरी लो स्कोर्स. जो एक्सट्रीम वेरिएबल्स हैं, अगर एक्सट्रीम वेरिएबल्स के लिए मीन सूटेबल नहीं है. ठीक है. एंड इन द एब्सेंस ऑफ ए सिंगल आइटम इट्स वैल्यू बिकम्स इनएक्यूरेट, राइट. ओके. इट कैनॉट बी डिटरमाइंड बाई इंस्पेक्शन. ठीक है. और जनरली हम लोग मीन का, इसको हम लोग ग्राफिकली भी हम लोग इसको डिनोट बहुत रेयरली करते हैं, राइट. इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं हो सकता. लेट्स मूव ऑन टू मीडियन. इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड. अगेन नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, लेकिन मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जैसा कि हम लोग जानते हैं मीडियन में ऑजाइव वगैरह हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं. ओके. एंड सूटेबल फॉर ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. जैसे मीडियन को बनाने के पहले हमको वेरिएबल्स को आइदर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना होता है, तो दोनों एंड से ये खुला होता है. एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स? नॉट सूटेबल फॉर इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन. इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ही लेंथी फार्मूला है मीडियन में, तो वो यूज़ करना होता है, तो इट मेक्स द कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स. अनसूटेबल फॉर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट एंड नॉट सूटेबल फॉर फ्रैक्शन, परसेंटेजेस, लाइक दैट. तो दिस इज मीडियन. लेट्स मूव ऑन टू मोड. मोड के एडवांटेजेस, इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, सबसे इजी है. नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, सेम एज मीडियन. एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड graphically, and it can also represent qualitative data, जैसे weight, length, color,
तो ये जो क्वालिटीज़ हैं इसको हम लोग मोड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत अच्छे से. एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? मोड इज़ नॉट वेल डिफाइंड, not much accurate in comparison to mean and median. It does not take into account all the items in the series. As we know, mode जब फाइंड आउट करते हैं जो वेरिएबल्स दिए होते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, बड़ी होती है, वही होता है मोड. तो ये सारे वेरिएबल्स को काउंट नहीं करता, ठीक है, उसके कैलकुलेशंस नहीं हो सकते. एंड नो फर्दर ट्रीटमेंट. ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड in fact the last question. What are the major steps involved in the process of construction of a questionnaire? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन करना चाहिए आपको. आइदर क्वेश्चनर या फिर रिपोर्ट, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर के एंड में हो सकता है मिल जाए. ठीक है, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ अ क्वेश्चनर. जैसे कि इसके वर्ड में लिखा हुआ है क्वेश्चन, सो इट इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस इन सिंपल वर्ड्स. A questionnaire is a form containing a list of questions to be answered by a customer. That means to collect the feedback of the customer, and the aim is to get the feedback of the consumer. Now what are the steps? 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. मैंने यहाँ पे 8 स्टेप्स लिखे हैं. बुक में हो सकता है और भी ज़्यादा स्टेप्स दिए होंगे. तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं. फर्स्ट, पर्पस, कि क्वेश्चनर का पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द एम. Then understanding the use, उसका use like how the firm is going to use that. Okay. Then selecting the target, like which audience, which population, कहाँ पे वो target कहाँ पे करना है क्वेश्चन, मतलब कौन से population group को target करना है, whether middle class, upper class या lower class, या फिर children या फिर women या फिर men, like that. चूजिंग ए मेथड, ए करेक्ट मेथड, जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत सारे मेथड्स हैं, 6-7 मेथड्स हैं, तो वो मेथड यूज़ करना लाइक ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी, तो लाइक दैट. देन सिलेक्टिंग क्वेश्चंस, व्हाट क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू आस्क टू द कस्टमर्स, सो सिलेक्ट दैट. देन राइट डाउन द क्वेश्चंस, अरेंजिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को अरेंज करके लिखना, वो भी एक इंपॉर्टेंट आर्ट है. एंड लास्टली टेस्टिंग और इवेल्युएशन ऑफ द क्वेश्चंस. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. एंड जो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया, आई होप दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके, एंड one request that kindly like and subscribe my channel, and also do share it to your friends. See you in the next video. Till then, goodbye, take care.